हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो स्टूडेंट्स, हमने नाइन्थ क्वेश्चन तक 1 to 9 क्वेश्चन तक हमने सॉल्यूशन कर लिया था। अब हम इसका पार्ट बी जो है आपका, पार्ट बी में आपके देखिए दो चीज़ें हैं। या तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, मैंने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का पहले ही आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया था, ठीक है, कि जिन लोगों को भी स्टूडेंट्स को देखना हो वो पहले ही देख सकते हैं। ये है इन आपका जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आपका कंपेरेटिव कैश फ्लो स्टेटमेंट, इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला ये देखिए, ये कितना स्मॉल क्वेश्चन है, 2 नंबर का, और आपसे कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है सर? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका प्रोजेक्ट वर्क में भी काम आता है। प्रोजेक्ट वर्क में भी काम आता है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आता है, और आपके ये 10 मार्क्स का इसमें भी काम आता है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसको आप देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। State whether the following transactions will result in inflow, outflow or no flow of cash while preparing the cash flow statement। कहता है डिक्रीज मतलब कम हो जाना इन आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट्स बाय ₹3000। इसका क्या मतलब हुआ कि सर एम्प्लॉय को खर्चा देना था 3000 रुपये का, वो कम हो गया, मतलब जो पुराना हमारा बकाया था वो कम हो गया। इसका मतलब हमने उनको पेमेंट कर दी, इसका मतलब हमारा सर आउटफ्लो हो गया, ठीक है सर। इंक्रीज इन करंट इन्वेस्टमेंट बाय ₹6000। इसका क्या मतलब हुआ कि सर मान लीजिए सर हमारे डेटर्स थे, डेटर्स हमारे 3000 रुपये के थे, वो 9000 रुपये के हो गए, तो क्या सर हमारी जेब में कोई पैसा आया? सर डेटर हमारे 3000 से 9000 मतलब 6000 से बढ़ गए सर, तो क्या हमारी जेब में सर कोई पैसा आया? सर हमारी जेब में तो कोई भी पैसा नहीं आया, तो इसका मतलब देर इज़ नो फ्लो ऑफ कैश वाइल प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। ये क्या बोलता है, एक सेकेंड, ओके, इसमें उसके बाद आपका कॉमन सेंस बैलेंस शीट दे दिया आपको, बैलेंस शीट का पूछ लेगा। अच्छा, आपसे क्या पूछ रहा है बेसिकली कि भाई आपको पी एंड एल अकाउंट मैंने दे दिया, या तो पी एंड एल अकाउंट का कंपैरेटिव बना दीजिए या फिर बैलेंस शीट का बना दीजिए, जो आपको लगता है आप उसमें से वो देख सकते हैं। तो हम दोनों ही करके चलेंगे, इसमें हमारे लिए कोई इशू नहीं है। सर कंपैरेटिव बनता कैसे है? देखिए, कंपैरेटिव स्टूडेंट्स कैसे बनता है, जब भी आप कंपैरेटिव बनाते हैं आपको बता दिया गया कि यहाँ पर आपने प्रीवियस ईयर की फिगर लिखी, यहाँ पर न्यू ईयर की फिगर लिखी, फिर यहाँ पर लिखा आपने एब्सोल्यूट चेंज, और यहाँ पर लिखा आपने परसेंटेज चेंज। देखिए, आपको पूरा पूरा लिखना है, बट मैं कभी कभार स्पेस की वजह से अगर मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर यहाँ पर करवा रहा होता तो मैं प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें आपके लिए लिख रहा होता, ठीक है। तो बस सर अब इस तरीके से आपको लिखना है। फिर सर अब जैसे सर अगर मैंने वैसे, चलिए आपके लिए एक काम करता हूँ, ये लीजिए, ये 20 का, ये 21 का, ये एब्सोल्यूट चेंज और ये परसेंटेज चेंज, ठीक है ना। सर आपने तो इसमें लिख ही दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 30 लैक्स के, बट अब आपको लिखना है सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अदर इनकम, फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा टोटल इनकम, ठीक है ना। तो टोटल रेवेन्यू लिखेंगे आप यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर आप टोटल रेवेन्यू लिखेंगे। फिर एक्सपेंस लिखेंगे आप, एक्सपेंस में अब यहाँ पर आपने क्या लिखा, यहाँ पर 30 लाख लिखा, यहाँ पर 3 लाख लिखा, यहाँ पर 35 लाख लिखा, यहाँ पर 4,50,000 लिखा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। मैं आपको आगे एक्सपेंस का बता देता हूँ। फिर जब आप एक्सपेंस लिखेंगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम अदर एक्सपेंसेस लिखेंगे आप, ये आ जाएगा आपका टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर उसमें से आप क्या करेंगे, अब टोटल एक्सपेंसेस ये माइनस कर देंगे टोटल रेवेन्यू से, तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। लिख लीजिए, जब आप टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे तो ये आपका पीबीटी आ जाएगा। फिर ये आप टैक्स रेट लगाएंगे तो फिर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ये सब वर्किंग भी आपको करके दिखानी है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ टैक्स रेट 40% है। तो अब आप टैक्स रेट कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए आपका पीबीटी आया 12 लैक्स का, ठीक है, 12 लैक्स का 20 में आया, और 15 लैक्स पॉइंट 30,000 मतलब 15,30,000 का आया इसमें, तो टैक्स रेट कितना आ जाएगा आपका? टैक्स आ जाएगा आपका 4,80,000, और यहाँ पर आ जाएगा 6,12,000, ठीक है। और फिर उसी तरीके से आपको पैट में वो निकालना होगा, ठीक है। चलिए,
तो सर ये तो बहुत सिंपल है, मतलब देखिए इसमें तो आपको कोई ज़्यादा वर्किंग करनी नहीं, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि सामरा जो फिगर्स हैं वो सब आपके सामने हैं, ठीक है। इसी तरीके से सर बैलेंस शीट भी करना आसान है, बिल्कुल यस, बैलेंस शीट बनाना और भी आसान है आपके लिए। बस आपको हेडिंग सब हेडिंग क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। कि अब जैसे कि आपको जब तक, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है कि आपको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स आपको बैलेंस शीट की पता होनी चाहिए, जो कि किस चीज़ से रिलेट करती है, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। चलिए अब सर बैलेंस शीट के लिए भी बता दीजिए कैसे बनाए गए, तो बिल्कुल बैलेंस शीट के लिए भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप एक बार पढ़ लीजिए क्या क्या चाहिए। शेयर कैपिटल है, रिजर्व है, ट्रेड एंड पेबल है, ठीक है, फिक्स असेट्स हैं, टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस शीट में, ये मान लीजिए 2 साल का हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये आपका परसेंटेज का चेंजेस, ये आपका 20 का फिगर, ये 21 का फिगर, ठीक है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी लिखेंगे सबसे पहले, शेयर होल्डर का फंड, ठीक है। शेयर होल्डर के फंड में क्या आएगा आपका, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर का फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस आ गया, ठीक है। फिर करंट लाइबिलिटी लिखेंगे, करंट लाइबिलिटी में क्या आ जाएगा आपका, ट्रेड पेबल आ जाएगा। ये आपकी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई। यहाँ पर आप टोटल लिख देंगे कंप्लीट। देखिए मैं फिगर्स इसलिए नहीं भरवा रहा क्योंकि आप लोग तो वो सब देखकर खुद ही कर भी सकते हैं, ठीक है ना, आपको और ज़्यादा कुछ दे भी नहीं रखा है। अब अच्छा चलो, अब आप एसेट को देख के चलते हैं। अब आपको मैं एसेट देख के चला आता हूँ कि सर आप बैलेंस शीट क्वेश्चन से भी देख के बता दीजिए, तो हमारे को थोड़ा आसान होगा। तो देखिए नॉन करंट असेट्स दे रखा है, लिखिए नॉन करंट असेट्स, फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स में टेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट्स, बिल्कुल ठीक। फिर करंट असेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड, बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है और फिर आपको परसेंटेज चेंज निकाल कर दिखा देनी है, ठीक है। देखिए एक बार करके देखिए, और किसी भी कोई मीडियम मिलता है तो मैं आपके आंसर चेक भी कर दूंगा, देख भी सकता हूं, और अगर आपको लगता है तो इस तरीके से हम आगे चल सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये हमारा एक तरीके से ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपके एग्जामिनेशन के पेपर का, बिकॉज ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इसके बाद हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको कोई भी आपको लगता है कि सर ये वाला सैम्पल पेपर करवा दीजिए सर, या ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, या ये टॉपिक का ये क्वेश्चन करवा दीजिए, तो क्योंकि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जब क्लैरिटी आती है कॉन्सेप्ट्स में वो क्वेश्चंस कर कर आती है, ठीक है ना। तो अगर आप क्वेश्चंस करके देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे आप मेंशन कर दीजिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बट ये आपको अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। आपके मन में नहीं है, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए कि उनके माइंड में कोई डाउट आता है तो वो पूछ सकते हैं। मेरे लिए तो जो सारे स्टूडेंट्स बराबर हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपको लगता होगा ना कि सर मैं क्यों शेयर करूं, देखिए स्टूडेंट्स अभी आप बिल्कुल जो जिस एज में है ना, यहाँ पर आपको एक मोटिव रखना होगा नॉलेज शेयरिंग का। जितना ज़्यादा आप नॉलेज को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपकी नॉलेज को इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करें। अब आप लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो चलिए शुरू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या बोलता है कि सर आराधना लिमिटेड की इन्फॉर्मेशन हमारे को दे रखी है, ठीक है सर। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है 31 मार्च 2021 के लिए, ठीक है। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ आपको दे रखा है, शेयर होल्डर फंड, ये सब चीज़ें, शेयर कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, स्टेट पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, असेट्स में सारी चीज़ें दे रखी हैं। और उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स दे दिया, नोट्स टू अकाउंट्स में इनका ये डिटेल बाइफर्केशन दे दिया। और उसके बाद हमारे को एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी कि डिबेंचर्स को हम रिडीम कर देंगे 1 अप्रैल 2020 को। अब इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि जब जो डिबेंचर्स होंगे वो रिडीम हो जाएंगे, तो जब हम आपको पता होगा 3 एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी कैश फ्लो स्टेटमेंट पर बनाया हुआ है। अगर आपको लगता है कि सर और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, वो ऑलमोस्ट शायद 14-15 मिनट्स का है, ठीक है ना, तो उसमें आपको और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ चीज़ें पता चलेंगी कि सर कितने मेथड होते हैं, क्या होते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ उसको आप देख सकते हैं। डिबेंचर्स रिडीम हो जाएंगे तो इसका मतलब हम फाइनेंशियल एक्टिविटी में उसको मेंशन कर देंगे। और फिर हमारी, अगर वैसे तो इन्होंने बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला, नहीं तो उसके बाद हम उसको डिबेंचर्स को नहीं दिखाएंगे। ये बोल दिए टैक्स पेड की इन्फॉर्मेशन, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले टैक्स पेड की इन्फॉर्मेशन हमारे कैसे काम आएगी, देखिए प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट हमारे को बनाना पड़ेगा, ठीक है। सर प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट का क्यों आप कह रहे हैं, देखिए क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन पढ़ रहा था तो मैंने देखा यहाँ पर प्रोविज़न फॉर टैक्स लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अब हम प्रोविज़न फॉर टैक्स के लिए क्या करेंगे सर, सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस 3,25,000, बैलेंस क्रेडिट डाउन 3,20,000,
और बैंक से पेमेंट कितनी करी है सर, 2,80,000 की। तो इसका मतलब सर हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कितना आ जाएगा, 2,75,000। ठीक है, तो सर ये बैलेंसिंग फिगर जो है हमारे को P&L अकाउंट की ये चाहिए थी, इसी के बेसिस पर हमारा क्वेश्चन शुरू होगा, इसलिए ये आपको बैलेंस और ये प्रोविज़न फॉर अकाउंट बनाना था। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लाइटली मत लीजिए क्योंकि इसी के बेसिस पर आप क्वेश्चंस को आगे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं सर। तो सबसे पहले सर हमारे पास क्या था, नेट प्रॉफिट चाहिए होता है बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, वो आपको पता होना चाहिए वो कितना है हमारे पास। वो अभी आपने क्या निकाला था, 2,75,000। और जो आपका प्रॉफिट है वो कितना दे रखा है हमारे को, अगर हम देखें अपने बैलेंस शीट में तो कितना है हमारा, बैलेंस शीट ये रही हमारी, जो ईयर इसका चेंज करके निकालना, एक सेकेंड में आपको दिखा देता हूँ। कहाँ गया हमारा, हाँ ये रहा, ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है 3,50,000 से 3,70,000 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो 20,000 का हमारा प्रॉफिट हमने कमाया उसको हमने रिजर्व में डाल दिया। तो सर 20,000 का प्रॉफिट तो ये भी कमाया, और जो सर आपने निकाला तो 2,75,000 का वो भी हो गया। तो सर ये क्या हो रहा है, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि 2,75,000 जो कमाया और ये 20,000 जो रिजर्व में डाला, इसको हम अलग से ऐड कर कर अपनी वर्किंग में शो करेंगे। तो सबसे पहले सर अब जब नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स दिखाते हैं तो कितना लिखेंगे, आप अलग से भी बना सकते हैं, 2,75,000 प्लस 20,000, तो ये कितना आ जाएगा आपका सर, 2,95,000। ओके, चलिए अब जो आपसे बोलते हैं कि सर नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं हम, तो सबसे पहले अब आप क्या करेंगे, तो अब याद करिए नॉन कैश एक्सपेंस में डेप्रीसिएशन आ जाता है आपका, एमोटाइजेशन आ जाता है। तो डेप्रीसिएशन कितना दे रखा है, डेप्रीसिएशन आपको दे रखा है, आई थिंक 60,000 का था डेप्रीसिएशन, उसको हम लिख देंगे। एक सेकंड में आपको दिखा भी देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को इशू आ जाएगा कुछ। एक सेकंड में आपको अभी दिखा देता हूँ, मशीनरी पे था, ये रहा प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन, 1,60,000 हो गया, मतलब 60,000 का डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करना है, तो 60,000 ऐड कर देंगे। फिर एमोटाइजेशन की अगर हम बात करें तो एमोटाइजेशन कितना हो गया आपका, 3,10,000 से 3,02,000 का हो गया, तो कितना हो गया, 8,000 का डेप्रीसिएशन ऐड कर देंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की अगर हम बात करें, बिकॉज इंटरेस्ट आपको पता है कि ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर नहीं होता, तो इसको हम ऐड कर देंगे, क्योंकि मतलब आप बिज़नेस करें ना करें इंटरेस्ट तो जाएगा ही जाएगा। अब आपको देखना है सर डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट, सबसे पहले कितने का डिबेंचर्स हैं, 10% डिबेंचर्स हैं, तो कितने रुपए पे, 2,00,000 रुपये पर 10% का डिबेंचर के हिसाब से कितना हो गया सर, ये हो गया आपका 20,000। ठीक है, तो सर सबसे पहले हम लिख देते हैं आपका ये डिबेंचर्स का इंटरेस्ट 20,000। ठीक है, देखिए ये सारी चीज़ें आपको खुद भी क्लिक होनी चाहिए कि सर मैं ये सब चीज़ें क्यों ला रहा हूँ। जब जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये खुद चीज़ें पता चल लगने लगेंगी। अब आगे चलते हैं। अब जब आपने प्रॉफिट में ऐड किया डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट एंड डिबेंचर्स, तो ये क्या आ गया सर, ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये अब आपको लिखनी है चीज़ें, ठीक है ना, मैं बोल भी रहा हूँ बट आपको साथ साथ ये सारी चीज़ें नोट्स बनाते जाना है। चलिए अब सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये उसी के नीचे कैरी आउट करना है आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल में। अब सर हम कुछ चीज़ें लेस करते हैं जब भी हमारा करंट एसेट्स बढ़ रहा होता है, जैसे मान लो सर डेटर 3,000 से 4,000 हो गए तो हम उसको लेस कर देंगे। ठीक है, अब आप देखिए इन्वेंट्री 2,70,000 से 2,90,000 हो जाएगी, तो इसका मतलब इन्वेंट्री 20,000 हम माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर ट्रेड रिसीवेबल देखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल 2,40,000 से 2,60,000 हो गए, इसका मतलब ट्रेड रिसीवेबल भी 20,000 से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अब हम ऐड कर देंगे अगर करंट एसेट हमारा डिक्रीज़ हो गया है, तो करंट एसेट अगर हमारा डिक्रीज़ हुआ है तो ऐड कर देंगे, और अगर लाइबिलिटी हमारी बढ़ी है तो हम उसको ऐड कर देंगे। 3,60,000 से 4,60,000 की लाइबिलिटी हो गई, बढ़ गई, तो उसको हम ऐड कर देंगे। ट्रेड पेएबल 1,00,000 रुपीज़ से हम ऐड कर देंगे। ठीक है ना,
3,60,000 से 4,60,000 हो गया। क्रेडिटर्स की अगर हम बात करें तो क्रेडिटर्स कितना है हमारा, ट्रेड पेएबल हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न ये तो दे ही रखी है। क्रेडिटर्स हमारे हैं अलग से कुछ नहीं दे रखे, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं दे रखे तो हमारे को कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए, अब यही सारी चीज़ें आपको लिखते रहना है बार बार, ठीक है ना। अब मैं देखना चाहता हूँ कुछ, हाँ नहीं, आपके पास क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो क्रेडिटर्स आपके 2,40,000 से लेकर 2,60,000 हो गए। इसका मतलब सर क्रेडिटर्स बढ़ गए तो इसका मतलब आपको एडिशन हो जाएगा 20,000 का, ठीक है। और बिल्स पेएबल आपके 1,20,000 से 2,00,000 हो गए, तो ये भी आपके बिल्स पेएबल 80,000 का एडिशन हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा आपका 1,00,000, ठीक है। हम बस टोटल 1,00,000 लिख के दिखा रहे थे, जबकि हमारे को ये बाइफरकेटेड फिगर पता थी, इसलिए हमने बाइफरकेशन के साथ हमारे को दिखाना चाहिए, ठीक है। अब जब आप इसके बाद लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा था आपने, ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपने माइनस एडलेस कर दिए, ठीक है। उसके बाद अब जो आया, ये आया आपके पास क्या, जो भी आपने कैश जनरेट किया फ्रॉम ऑपरेशंस। मुझे पता है थोड़ा सा वीडियो आपका लंबा बन रहा है, बट ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप वेट कीजिए प्लीज़। फिर टैक्स आपने इसमें से माइनस कर दिया, टैक्स पेड कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका क्या, नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा ये आपका, जब आप कैश जनरेट करेंगे फ्रॉम ऑपरेशंस, ये आ जाएगा आपका 4,43,000। और टैक्स आपने पेड, आपको पता ही है सर, 2,80,000 का हमने टैक्स पे किया था, तो ये आ जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,63,000, ठीक है। चलिए, बाकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंस एक्टिविटी सिंपल है, मैं इसको 1-2 मिनट में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन्वेंट्री, उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात कर लेते हैं। तो मशीनरी आपने ख़रीदी है, 5.5 लाख की थी आपके अकाउंट में, फिर 6.5 लाख की हो गई, तो इसका मतलब मशीनरी आपने ख़रीदी है तो कितने रुपए की आपने, 1,10,000 रुपये की, तो 1,10,000 रुपये को आप माइनस कर देंगे। फिर कोई लोन वगैरह अगर आपको देखना है तो जैसे आप प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन है, तो फिक्स एसेट्स, पेटेंट हो गया आपका, और हाँ ये रहा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 4,00,000 के थे, 4,30,000 के हो गए। इसका मतलब सॉरी, टेंजिबल असेट्स हमारे को देखने हैं, 4,50,000 से 5,00,000 के हो गए, और 3,10,000 से, ये तो चलो कोई इशू नहीं है। तो मतलब इसमें हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमारा आ गया परचेज ऑफ मशीनरी आ गया। और भी अगर आपको कोई दिख रहा है तो स्टूडेंट्स आप एक बार प्लीज़ देख सकते हैं। मुझे सिर्फ मशीनरी का ही दिख रहा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हमने अलग से ले ही लिया था, ठीक है ना, उसको तो हमने अलग से ऐड कर दिया था आपके लिए। और मेरे हिसाब से तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स हमारी हो गई हैं, ठीक है ना। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, पेटेंट को मैंने आपके लिए वहाँ ले लिया था एमोटाइजेशन में, उसका ट्रीटमेंट हमारा हो गया था। देखिए इसी तरीके से ना क्रॉस वेरीफाई हो जाता है कि कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, 4,00,000 का लोन 4,30,000 का हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो लोन है, जो हमारा असेट है, मतलब हमने लोन दिया है किसी को, समझ रहे हैं आप बात, क्योंकि सर हमने किसी को 4,00,000 रुपये दे रखे थे 2020 में, अब हमारे को पता चला हमने 4,30,000 दे दिए, तो इसका मतलब ये भी हमारा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा, क्योंकि आपने लोन दिया है तो 30,000 रुपये आप माइनस करके दिखाएंगे। मैं इसी को ढूंढ रहा था, क्योंकि भाई आपने जिसको लोन दिया वो एक तरीके से आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है लोन में, तो वो अगर आपने बढ़ दिया है तो इसका मतलब आपने उसकी पेमेंट मतलब आपने उसको ज़्यादा लोन दे दिया है, ठीक है ना, तो आपकी तरफ से कैश चला गया। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात कर लें सर, बिल्कुल। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आप देखिए कैपिटल 5,00,000 रुपये की थी, 7,30,000 की हो गई, तो 2,30,000 का इंक्रीमेंट हो गया, मतलब पॉजिटिव, ठीक है। फिर आपको डिबेंचर्स की याद आनी चाहिए कि सर डिबेंचर्स की हमने पेमेंट करी थी, तो सर डिबेंचर्स कितने के थे, सर डिबेंचर्स कितने के थे देख के बता देते हैं प्लीज़ एक बार। हाँ ये रहा है डिबेंचर्स आपके, तो कितने के थे ये आपके, 2,00,000 रुपये के थे, तो 2,00,000 रुपये के डिबेंचर्स थे, उसको आपने पे किया, और आपने ध्यान होगा आपको 10% इंटरेस्ट भी बता रहा था, ठीक है ना, तो इसको भी इंटरेस्ट भी पे करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहले क्या आ गया सर,
शेयर कैपिटल से पैसा आया 2,30,000 का, इंटरेस्ट पे किया 20,000 का और डिबेंचर रिडीम किया 2 लाख का। तो नेट कैश फ्लो कितना आ गया सर? नेट कैश फ्लो आ गया 10,000 का। ठीक है, अब सर अब टोटल करना है हमारे को कि जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ थी उसका कैश फ्लो कितना आ गया। मान लीजिए वो आ जाता है आपका 33,000, उसमें आप ओपनिंग के कैश को ऐड कर देंगे। सर ओपनिंग कैश कहाँ से लाते हैं? देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ओपनिंग का कैश है आपका ये, तो 33,000 में जब आप 2,65,000 ऐड करेंगे तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का तो आंसर आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपका ये बैलेंस मैच हो गया तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन पूरा सही है। ठीक है, मैं मानता हूँ स्टूडेंट्स थोड़ा सा बड़ा हो गया वीडियो, बट प्लीज़ आप लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे। लास्ट वीडियो था ये आपके सैम्पल पेपर का, इसी के साथ हमारा इस सैम्पल पेपर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपका कोई भी डाउट हो मन में किसी के भी, तो प्लीज़ आप उसको प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर कीजिए वीडियोज़ को। इट्स आर मोटिवेशन। और तब तक के लिए आप ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए।